देखिए बेटा, मेरे सामने ये जो वर्ड है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये हम लोगों का आज का चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने आपसे डिस्कस किया कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसा नाम से पता चलता है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल चेंज। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो उसी से ही इसकी डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। आप कहोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो केमिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इस बात की स्टडी केमिस्ट्री के जिस भी ब्रांच में करोगे, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को तुम एक नाम दोगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। बात नंबर एक, मतलब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज का क्या मतलब है? कोई एक पहली बार थोड़ी सुना है वो। आपने देखा होगा क्लास 9 10 में आपने पढ़ा होगा कि माना कोई एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे तो उसके ऊपर कुछ मास डिपॉजिट होने लगता था। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अब केमिकल चेंज इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे डेली लाइफ में। उल्टा, केमिकल चेंज के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, ये भी देखा होगा। जैसे बैटरी हो गई, घरों में देखो इन्वर्टर की बैटरी है। अब इन्वर्टर की बैटरी में क्या हो रहा है कि अंदर केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। आप जो सेल देखते हो, बैटरी देखते हो, उनमें समय यही तो है कि केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज का कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए नाम से चीजों को याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीधा सीधा केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच हुई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण कौन सा केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना। इन बातों की स्टडी केमिस्ट्री की जिस भी ब्रांच में करते हो, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को तुम एक नाम देते हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही देखो लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी होता है। किस चीज की स्टडी? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। किससे? फ्रॉम द एनर्जी रिलीज, कब? ड्यूरिंग द केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ये भी बात नंबर एक। अब दूसरी बात, हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे एक वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट। ये शब्द सुना जरूर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर जिसको इसकी डिफिनेशन नहीं याद आ रही है तो मैं अगर इसकी डिफिनेशन याद दिलाऊं तो इसकी डिफिनेशन ये होती थी कि इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइन एज दो सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते थे विच आर, जो क्या हो जाते थे मेरा प्यारा बच्चा, डिसोसिएट हो जाते थे। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइन एज दो सब्सटेंसेस विच आर डिसोसिएट, जो कि हो क्या जाते थे, टूट जाते थे, ब्रेक हो जाते थे। किसमें भाई ब्रेक हो जाते थे? आयंस में। सीधी सी चीज है। सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें? इनटू आयंस। जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कब? व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जब हम क्या करते थे कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर या फिर उनको हम क्या करते थे, पुट इनटू एक्वस मीडियम। जब उनको हम एक्वस मीडियम में डालते थे, तुमने नाम सुना होगा, नमक को पानी में डालो तो वो टूट जाता है Na+Cl- में। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पे कई सब्सटेंस आयन में ब्रेक कर जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो आयन में ब्रेक कर जाते हैं, जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए या उनको एक्वस मीडियम में रखा जाए, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? एक हम जिन्हें जानते थे किस नाम से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से। ये शब्द भी तुमने सुना हुआ है। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक तुमने नाम सुना होगा जिसे हम कहते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर मेरे सामने दो तरीके के वर्ड सुनने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जी, इस चीज को ध्यान से समझिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। जो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो मतलब पूरी तरीके से, जो 100% पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू द
एक्वस मीडियम या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, जैसे कंप्लीटली डिसोसिएटेड और पार्सली का मतलब क्या होता है, ये जो होते थे, ये जब तुमने पढ़ा होगा तो ये सुना होगा कि ये क्या होते थे, ये पार्सली डिसोसिएट होते हैं। सर क्या पार्सली डिसोसिएट होने का मतलब आधा टूट जाना? ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अगर तुमने नमक लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कहा कि हमने क्या लिया मेरा प्यारा बच्चा, NaCl लिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, अभी चैप्टर स्टार्ट किया हूं, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज और केमिकल चेंज के कारण इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने को पढ़ते हैं। चैप्टर तुमको समझ में आए इसलिए मैं कुछ 9th और 10th के बेसिक टर्म्स सिखा रहा हूं। उन टर्म्स में पहला टर्म्स जो मैंने सिखाया आपको वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एक्वस मीडियम में रखने पे या फिर अगर उनके थ्रू तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो आयन में ब्रेक कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रांग और दूसरा वीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएं। मतलब अगर तुम नमक लिए, NaCl लिया, NaCl को पानी में डालोगे तो जितने तुम मॉलिक्यूल लोगे उतने पूरे के पूरे आयन में टूट जाएंगे। माना तुम 100 मॉलिक्यूल लेके चलो, एक एग्जांपल के थ्रू तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 100 Na+ में और 100 Cl- में टूट जाएंगे। पार्सली में क्या है कि अगर तुमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो वीक है, जैसे सोडियम एसीटेट, इसको पानी में डालोगे तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो टूटेगा आधा, टूटेगा वो पूरा का पूरा CH3COO- में Na+ में। बस अंतर क्या है कि इनके अगर माना तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमने अगर सोडियम एसीटेट के 100 मॉलिक्यूल लिए तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये 100 के 100 नहीं टूटेंगे, हो सकता है 10 टूट जाए, हो सकता है 15 टूट जाए, हो सकता है 20 टूट जाए। जितना टूटेगा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो हमने 9th की और 10th की एक डिफिनेशन सिखाई, वो डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो जो पानी में जाने पे या इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे आयन में टूट जाए। दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग और वीक। जो पूरी तरीके से जितने मॉलिक्यूल हैं सबके सब ब्रेक कर जाएं, स्ट्रांग। जो पार्सली ब्रेक करें उनको क्या कहते हैं, वीक। ओके जी, यहां तक समझ लिया हम लोगों ने। जब यहां तक तुमने समझा तो एक चीज देखो, हमने एक वर्ड यूज किया है आयंस। मैं बिल्कुल बच्चों से शुरू कर रहा हूं चीजें। आयंस दो तरीके के होते हैं, आपको मालूम होने चाहिए। एक को हम लोग कहते हैं किस नाम से, कैटायंस के नाम से, और दूसरा जो होता है मेरा प्यारा बच्चा उसे हम जानते हैं एनायंस के नाम से। कैटायंस वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन वो होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटायन और जो निगेटिवली चार्ज है वो एनायन। ये हो गया आयंस के बारे में कहानी प्यारा बेटा। अब दूसरी चीज भाई, अगर जिसको कंफ्यूजन है तो यहां से याद रखो, एन आयन ऐसे नहीं याद कर सकते तो ऐसे याद रखो, एन आयंस मतलब निगेटिव आयंस। ये छोटे छोटे शब्द जब तुमने सीख लिए तो तुमने 9th-10th में एक चीज और सीखा होगा। एक आपने वर्ड सीखा होगा जिसे हम कहते थे किस नाम से, इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते थे। अब चलिए सीखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड क्या बला है। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है कि इलेक्ट्रोड जो होते थे प्यारा बच्चा, ये ऐसे रॉड, डिस्क, प्लेट, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता था। ये ऐसे रॉड, डिस्क या प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो बैटरीज के टर्मिनल्स से जुड़ते हैं। जो बैटरीज के क्या होते हैं, टर्मिनल्स से जुड़ते हैं। आप इसी को डेफिनेशन बना सकते हो। क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रोड कैन बी डिफाइन एज दोज रॉड, डिस्क या प्लेट टाइप स्ट्रक्चर विच आर ज्वाइन विद द बैटरी टर्मिनल्स। जो बैटरी के टर्मिनल्स से जुड़ेंगे उन रॉड, डिस्क या प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। बात नंबर एक। देखा होगा आपने, मैं दिखा देता हूं बगल में इमेज, देखो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये एनोड है, इधर कैथोड है, तो रॉड टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो ये जो रॉड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं।
जब इलेक्ट्रोड तक की बात समझ लिया, इन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर दो तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर में। ये सब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। पूरे चैप्टर में ये नहीं कोई पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये शब्द यूज होंगे, इसीलिए मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं, ये मान के कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोड, तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। एक जिसे हम कहा करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक यहां पर जिसे हम कहा करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक यूज हुआ करेगा जिसे हम कहा करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। सर इन दोनों का क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड? एक्टिव इलेक्ट्रोड प्यारा बेटा वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड विच टेक पार्टिसिपेट रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करें, जो पार्ट लें ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो डू नॉट पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो डू नॉट पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कहां? इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जो अंदर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज, उस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट ना करे उन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे एक एग्जांपल तुम देखो, ऐसे समझो, तुम लोग कभी कभी देखे होगे कि इवरेडी सेल की बैटरी या कोई बैटरी देखो, तो वो जब खराब भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो उसको तुम ब्रेक करो, तो बीच में देखो जो ग्रेफाइट की रॉड होती है या प्लेटिनम की जो रॉड होती है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो बिल्कुल जैसा स्मूथ रॉड होती है बिल्कुल वैसे ही रॉड आपको मिलेगी। आप सेल के अंदर देखोगे तो आपको तोड़ने पे ऐसी ही प्रॉपर रॉड मिलेगी। मतलब वो रॉड, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं कि प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, लेकिन केमिकली नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन बहुत तुम इलेक्ट्रोड ऐसे देखे होगे जो धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं, थिक होते चले जाते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट ना करें केमिकल प्रोसेस के दौरान। जैसे हमने कहा माना प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, उन्हें इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब ही होता है डू नॉट रिएक्ट। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में क्या करें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। जैसे जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड होते हैं कॉपर, निकल, जिंक एक्सेट्रा, ये होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये कुछ बातें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने सिखाई। चैप्टर आज बिल्कुल शुरू हो रहा है, सीधा और आसान और सिंपल चैप्टर है। आप कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि एक क्लास मिस होने के बाद दूसरी क्लास समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस क्लास को प्रॉपर करेंगे। ये हुई कुछ इंट्रोडक्शन की बातें। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो पानी में या इलेक्ट्रिसिटी डालने पे टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइट। दो तरीके के, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वीक जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। इलेक्ट्रोड ऐसे रॉड टाइप के स्ट्रक्चर जो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ते हैं, जो पार्टिसिपेट करे रिएक्शन के दौरान वो एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो पार्टिसिपेट ना करे उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई हैं। आगे देखिए, एक्चुअली यहां पर हम दो तरीके के सेल पढ़ेंगे। कौन कौन से दो सेल पढ़ेंगे? यहां पर गैल्वेनिक लिखा है, लेकिन मैं इसको एक और नाम लिख रहा हूं, अभी मैं मतलब समझाऊंगा दोनों का। वैसे लोग ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वर्सेज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लोग ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक लिखा, लेकिन आप इलेक्ट्रोकेमिकल याद रखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्सेज इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल वर्सेज इलेक्ट्रोलाइटिक, इस बात का क्या मतलब हुआ? पहले तो देखने से अंदाजा लगा लो। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, यहां देखो पहले, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, दिख रहा है? इसमें एक सिंगल कंटेनर होता है, बात नंबर एक। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं दे आर पुट इनटू सेपरेट कंटेनर। कभी कभी एक ही में रखा जाता है, लेकिन जनरली दे आर पुट इनटू सेपरेट कंटेनर। तो इनको सेपरेट कंटेनर में रखा गया है। इसमें क्या है? इन सेम कंटेनर। इसमें क्या किया गया? जो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं वो सेम कंटेनर के अंदर रखे गए हैं। बात नंबर एक, देख रहे होगे तुम लोग। दूसरी बात, इसमें ये एक यू शेप का कोई चीज यूज हो रहा है। जो ये यू शेप की चीज यूज हो रही है, इसे जानते क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज हो रहा है। इन दिस, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज, ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। इसके अंदर नो सॉल्ट ब्रिज, कोई भी सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यूज नहीं होता है। नो सॉल्ट ब्रिज यूज। आगे देखो,
एक जो बड़ा अंतर है, मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा पीछे बैक जा रहा हूं, एक चीज सिखाने जा रहा हूं। तुम जब ये इलेक्ट्रोड पढ़ते थे प्यारे बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब तुम ये इलेक्ट्रोड पढ़ते थे तो आपको लोग ये पढ़ाते थे कि इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक बोलते थे एनोड और एक होता था जिसे कहते थे कैथोड। क्या किसी को याद है कि एनोड और कैथोड की डेफिनेशन क्या होती थी? देखिए किसी याद है एनोड और कैथोड की डेफिनेशन क्या होती थी? एनोड वो जो पॉजिटिव होते थे। चलिए अब ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। 10th के भाषा में या पुरानी भाषा में हम लोग ऐसे याद करते थे कि जो पॉजिटिव या निगेटिव से जुड़े होते थे, ऐसा सुहान ऐसे करके, लेकिन यहाँ एनोड पे एनायन से कोरिलेट करते हैं और कैथोड पे कैटायन से कोरिलेट। बिल्कुल सही। अभी हम एक बात बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो भी डेफिनेशन सही थी अपने टाइम में कि कौन पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, कौन निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहां उस बेसिस पे एक्सप्लेन ना करो, आप एक याद रखो वर्ड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो सीधे वो बोलो कि जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है और जिसपे रिडक्शन होगा वो कैथोड है, क्योंकि टर्मिनल वाली जो डिफिनेशन है वो यहां देखो कैंसिल हो जाती है। क्यों टर्मिनल वाली डिफिनेशन यहां गड़बड़ा जाती है? यहां पर तुम देख रहे हो कि एनोड जो है वो निगेटिव है, इसके अंदर जो एनोड है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एनोड जो है वो पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है। तो वो पुरानी डिफिनेशन यहाँ नहीं काम करती। इससे अच्छा क्या बोलो, इससे अच्छा तुम ये बोलो कि इसके अंदर क्या होता है, वो टर्मिनल जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, वो टर्मिनल जिसपे रिडक्शन होता है उसको कैथोड और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड। ये हमेशा सही रहेगा, चाहे जो भी से लो, चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला हो, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर तुम ये बोल रहे हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैं फिर से कुछ डिफरेंस बताता हूं, डिफरेंस याद करिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डिफिनेशन तो बोला ही नहीं हमने, डिफिनेशन समझ लो क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वाले सेल, ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही इसकी डिफिनेशन है। कोई तुमसे बोले जरा अगर कभी भी कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जो लिख दिया है बस यही डिफिनेशन है, इट इज इनफ। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या बोलोगे कि ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कहानी पलट जाएगी, क्या कहानी पलट गई? जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे इलेक्ट्रोलाइटिक। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को बहुत अच्छे, हाँ बोलो। गैल्वेनिक सेल भी लिखा है ना ना ना, फिर वही चीज तुमको बोला, कंफ्यूजन होना ही नहीं है तुम लोगों को। मैंने पहले बोला था कि गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल एक ही होते हैं, और क्या कंफ्यूजन है ये मैं क्लियर कर दूंगा अभी अगले पेज पे, बिल्कुल परेशान ना हो। आप इतना याद रखो कि गैल्वेनिक सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, सारे में डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक सेल केवल दो तरीके के हैं, यही याद रखो खाली। सेल आर ओनली टू टाइप, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल वो जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, और इलेक्ट्रोलाइटिक वो जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम कंटेनर में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड जो है वो निगेटिव से, इसमें जो एनोड होता है वो पॉजिटिव से। अगर नहीं याद हो रहा है ये चीज तो तुम एक शब्द याद रखो, कौन सा, लोन। ये शब्द याद रखो, आगे चल के यूज पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, मैं पूरा सिखा दूंगा। इस लोन वर्ड का मतलब क्या है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रोड को लेके किसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल में होता है लेफ्ट, ठीक। कौन, एनोड। होता कैसा है, निगेटिव टर्मिनल, होता उस पर क्या है, ऑक्सीडेशन। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड वो है जो निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो लोन वर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल में काम करता है। जब एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा।
इलेक्ट्रोकेमिकल जब केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरा अपने आप इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता ही है, वो अपने आप याद हो जाएगा जब अभी इसको मैं पूरा समझाऊंगा वर्किंग। इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस जो है वो यहां पर आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से काम होता है। तो अगर माना कोई 2 नंबर में या 1 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप लिख ले जाना जरूर। मैं एक बार जल्दी से कंक्लूड करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है। क्या है बाद में, इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता था उसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम अलग अलग कंटेनर में, उसमें सेम कंटेनर में। इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता था उसमें एनोड जो था वो निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, उसमें साइन अलग होता है। 4 डिफरेंस तो हमने ऐसे बताए हैं, तो बाकी डिफरेंस अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर, इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा था, गैल्वेनिक लिखा था, ये क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजन और हमको थोड़ा क्लियर करिए, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी डिफिनेशन अभी मैंने सिखाई थी, अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे। अभी तो इलेक्ट्रोकेमिकल ही चलेगा कम से कम 2-3 दिन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब डिफिनेशन में याद करा रहा था तो ये डिफिनेशन लिखाया था, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसी से पूरी डिफिनेशन बन जा रही थी, अगर आपको आसान भाषा में याद करना है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यही देखो लिखा है, इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये थोड़ा गलत लिख गया है, तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक बात समझना, यहां एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, अभी खुद ही अंदाजा लग जाएगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। तो जो केमिकल एनर्जी है वो कहां से प्रोड्यूस हुई है, वो उसी रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है। जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये काम जो सेल करे, उस काम को, उस सेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफिनेशन तो क्लियर हुई। अब हम लोग ये सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या सीखने के लिए, कि सारे सेल में ये डिफरेंस का क्या मतलब था, इलेक्ट्रो गैल्वेनिक ये सब। अब सुनो प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, सुनिए सभी लोग, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल। उन्हीं को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। उन्हीं का ही एक नाम आप किताबों में पढ़ोगे, क्या, वोल्टेइक सेल। ये तीनों एक ही चीज है, पहले ये ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तीनों एक चीज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक साइंटिस्ट, एक या 2 साइंटिस्ट है, एक एलेजेंड्रे वोल्टा थे और एक गैल्वनी करके थे। 2 साइंटिस्ट थे, गैल्वनी एंड वोल्टा। तो इन दोनों ने डिस्कवर किया था, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहता हूं, गैल्वनिक सेल भी कह सकता हूं, और उसी को क्या कह सकता हूं। बाकी बच्चों मेरी आवाज ब्रेक कर रही है, क्या हो रहा, सही है आवाज की नहीं? ठीक है, चलिए अपरांत बाद में बड़ा लेक्चर देखिएगा, ठीक। सुनिए, मैंने आपसे ये कहा प्यारा बेटा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं और उसी को ही वोल्टाइक सेल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वनी और वोल्टा इन दोनों ने डिस्कवर किया था। दूसरी चीज, इसका एक एग्जाम्पल होता है, उसको बोलते हैं डैनियल सेल। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए सारी बातें बता रहा हूं, वो तीनों एक ही चीज हैं। और इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एनोड का काम जिंक करे और कैथोड का काम कॉपर करे, क्योंकि एनोड और कैथोड तो कोई भी हो सकता था, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, कोई भी एनोड, क्योंकि वो तो बस टर्मिनल से जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ो, एनोड कैथोड तो कोई भी बन जाता। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोड का काम स्पेसिफिकली जिंक करे और कैथोड का काम कॉपर करे,
ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या नाम देंगे? डैनियल सेल। ये बात बिल्कुल वैसे समझो जैसे कोरोजन और रस्टिंग होता है। किसी भी मेटल का खराब होना, उसकी अपर लेयर का, वो कोरोजन है। लेकिन अगर वो मेटल आयरन है तो उस कोरोजन को ही हम क्या नाम देते हैं? रस्टिंग। मतलब अगर तुमसे कोई कहे कि डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हाँ कहोगे सर बिल्कुल है, डैनियल सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिल्कुल है। लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोड का काम जिंक करे और कैथोड का काम कॉपर। देखो ये है, यहां पर अगर तुम डायग्राम देखो तो ये डैनियल सेल है। ये क्या है? ये डैनियल सेल है। किसका एग्जांपल? इलेक्ट्रोकेमिकल का। क्यों? क्योंकि इसमें एनोड का काम जिंक कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर। तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल को ही वोल्टेइक कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल का या गैल्वेनिक का या वोल्टेइक का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है डैनियल, जिसमें एनोड का काम जिंक और कैथोड का काम कॉपर करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को डैनियल सेल की वर्किंग सिखाने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, काम की है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। 10 मिनट का लेक्चर है, समझिएगा। 10-15 मिनट का लेक्चर है, प्रॉपर इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहली चीज तो कंटेनर यूज होंगे भाई, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तुम लोग जानते हो। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो भाई दो अलग अलग कंटेनर यूज होंगे, एक एनोड के लिए, एक कैथोड के लिए। ये तो भाई पता होना ही चाहिए था कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंटेनर यूज होते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है। चलिए यहां पर हम पहले एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड में पहले हमने ले लिया एनोड, क्योंकि एनोड लिया है तो यहां पर एनोड का काम कौन करेगा? जिंक। क्योंकि हम तो डैनियल सेल बना रहे हैं ना, तो यार ये तो पता होना ही चाहिए कि यहां पर क्या होगा। यहां पर क्या होगा कि एनोड का काम जो होगा वो जिंक करेगा। ये फिक्स है, क्योंकि डैनियल के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है। जो कैथोड होगा उस कैथोड का काम कौन करेगा? एनोड का काम जिंक करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा? कॉपर। एनोड का काम जिंक करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा? कॉपर। एनोड का जिंक और कैथोड का कौन करेगा? कॉपर। ठीक है। और मैं चाहूं तो इसका कलर चेंज कर दूं जिससे थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो अलग अलग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, ये सबको पता था, बता भी दिया हूं मैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड यहाँ पर जिंक फिक्स है। क्यों जिंक फिक्स है? क्योंकि डैनियल की बात कर रहे हैं। तो और यहाँ पर कैथोड का काम कौन करेगा? कैथोड का काम यहाँ पर करेगा कॉपर। अब एक बात और समझें, यहां पर एनोड चूंकि जिंक है तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे? जिंक सल्फेट। वैसे जिंक का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते काम चल जाता, वो केवल किताबों में लिखा है, ऐसा कोई मतलब नहीं। तुम जिंक सल्फेट ले लो, जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक क्लोराइड ले लो, लेकिन जिंक का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्या कहोगे? एक सॉल्ट होना चाहिए। किसका सॉल्ट होना चाहिए? जिंक का। तो यहां पर हमने क्या किया? जिंक का कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते, माना हमने ले लिया जिंक सल्फेट, लेकिन लोगे कौन सा? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या? पानी में, वो लोगे। अब एक्वस लेने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये टूट जाएगा किसमें? Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में, ऐसे टूट जाएगा आयन में पहले से। क्यों ये आयन में टूट जाएगा? क्योंकि एक्वस लिया है। तुमको पता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वस मीडियम में रखे जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वस मीडियम में रखे जाते हैं तो एक्वस मीडियम में रखने पे वो आयन में ब्रेक कर जाते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ रही होगी कि ये भैया इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। चलो अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा हूं, नेक्स्ट आगे देखो। दूसरी तरफ भी तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया,
क्योंकि वो कॉपर सल्फेट है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ले लो। मैंने वही चीज बोला, जरूरी नहीं कि कॉपर सल्फेट ही लो, कॉपर नाइट्रेट ले सकते हो, कॉपर क्लोराइड ले सकते हो, कॉपर कुछ भी, कॉपर का एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और कॉपर का कैसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? कॉपर का एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? कॉपर का एक्वस ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, और कौन सा ले लिया? एक्वस ले लिया। एक्वस का क्या मतलब हुआ सर? एक्वस का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये ऑलरेडी आयन में ब्रेक होगा। कॉपर सल्फेट विल बी ब्रेक इनटू द आयंस इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ एंड SO4 2-। वो Cu2+ और SO4 2- में इस तरीके से वो पहले क्या होगा? ब्रेक होगा। ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं। दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, एनोड जो होता है वो एक तरफ, कैथोड एक तरफ। एनोड जिंक होता है तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कैथोड कॉपर होता है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब जैसा तुम लोगों को पता है, यहां पर क्या पता है सर? कि एनोड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के। कैथोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। कैथोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। ये बेसिक इतनी चीज आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। अब वर्किंग चालू हुई। क्या वर्किंग चालू हुई? क्या मैंने आपको ये बात नहीं सिखाई थी? क्या सब नहीं सिखाया था? एक वर्ड लोन। लोन वर्ड जब आपने सीखा था, जिसमें यहां पर लेफ्ट की तरफ कौन होता था? लेफ्ट की तरफ होता था एनोड। उस पे होता क्या था? उस पे होता था ऑक्सीडेशन। उस पे होता क्या था? ऑक्सीडेशन। और वो होता क्या था? निगेटिव टर्मिनल। वो निगेटिव टर्मिनल होता था। वही सब कुछ बना है, देखो कुछ भी नहीं अलग है। तो आप देख रहे होगे कि भैया लेफ्ट की तरफ एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए लेफ्ट वाला जो सेल है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये उसका नाम है। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, लियो। लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो जिंक है, वो जिंक के एटम धीरे धीरे Zn2+ में कन्वर्ट होंगे, और वो किसके अंदर आते चले जाएंगे? आयन। वो Zn2+ में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो Zn के जिंक के जो एटम हैं, वो धीरे 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 कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन के अंदर आते चले जाएंगे। वो धीरे धीरे Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर आते चले जाएंगे। कुछ ऐसे देखो, कुछ कैसे, कुछ ऐसे। यहां देखो, ये डायग्राम, इस जगह देखो, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था। इस जिंक के इलेक्ट्रोड में जो जिंक के एटम है, ये जिंक के एटम, ये देखो, ये जिंक के एटम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने का मतलब जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। तो और जिंक आयन की फॉर्म में कहाँ आ रहा है? सॉल्यूशन के अंदर। वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, वो ऐसे आयन की फॉर्म में टूटेगा और सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे। वही चीज तो देखो यहाँ पर हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि धीरे धीरे जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्या मेरा ये शब्द सही रहेगा ना? कि धीरे धीरे Zn2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा कोई लोग? जैसे जैसे जिंक जो होगा, वो जिंक अगर कन्वर्ट होता चला जाएगा किसमें? Zn2+ में। तो जैसे वो Zn2+ में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे Zn2+ का आयन या कंसंट्रेशन इसमें क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। चलो जी। और प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, Zn2+ में कन्वर्ट तो हो ही गया देखो, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं, ये बैटरी के थ्रू होते हुए, ये बैटरी के थ्रू होते हुए कहां पे पहुंचे? कैथोड पे। ये बैटरी के थ्रू होते हुए कहां पे पहुंचे? कैथोड। और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया चालू। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा अलग जगह बनाता हूं क्योंकि यहां बनेगा भी सॉल्ट ब्रिज। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर क्या हो गया है प्यारा बच्चा? स्टार्ट। अब तुमसे कोई पूछे, जो कि पूछ भी लेता है कभी कभी, पूछेगा कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बताओ, किधर से किधर होती है? तो क्या बोलोगे? एनोड टू कैथोड। वेरी गुड, शाबाश।
जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। कन्वेंशनली ये चीज माना गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन इधर है। ये कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो हम करंट की डायरेक्शन इधर मानेंगे, ये साइन है। तो आप कोई पूछे इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, तो ये है एनोड टू कैथोड। कोई पूछे करंट के फ्लो की डायरेक्शन, तो कैथोड टू एनोड। देखो एक एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन गया। एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन गया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं, एनोड टू कैथोड, और करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, कैथोड टू एनोड। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सब कुछ सही चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, इधर आ रहे थे, और दूसरी तरफ Cu2+ जो थे, Cu2+। अब इसमें एक चीज और होगी, पहले ध्यान देना। इसमें होगा क्या प्यारा बेटा, इसमें यह होगा कि समय के साथ धीरे 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 धीरे, क्योंकि Zn जो है जिंक, वो Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो यहां से एटम कम होते चले जाएंगे। जब ये एटम कम होते चले जाएंगे तो इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। क्यों भैया थिकनेस कम होती चली जाएगी? क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसकी जो जिंक की रॉड है, तो जिंक रॉड की जो थिकनेस है, जिंक रॉड की जो थिकनेस है, वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इधर इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन को देख के Cu2+ क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और इलेक्ट्रॉन को देखकर उसको अट्रैक्ट कर लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे किस फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में। क्यों रिड्यूस हो गए? क्योंकि भाई कैथोड है और कैथोड पे वैसे भी रिडक्शन होता है। इसीलिए मैं दूसरे वाले को एक नाम देता हूं, रिडक्शन हाफ सेल। उसे एक मैं नाम देता हूं क्या, रिडक्शन हाफ सेल। तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, मतलब धीरे धीरे जो कॉपर के आयन है, धीरे धीरे जो कॉपर के आयन है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। इसके ऊपर धीरे धीरे जब डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। चाहो तो डायग्राम में देख लो दूसरी तरफ। ये देखो यहाँ कॉपर के जो आयन है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। जब वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे तो थिकनेस बढ़ेगी, इसमें थिकनेस कम होगी। सब कुछ सही था, शानदार चल रहा था, अच्छा चल रहा था। यहां पर अगर तुमने एक बल्ब लगा दिया, माना चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही रही है, तो अगर एक बल्ब जो होता वो बल्ब तुम यहाँ लगा देते तो बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो करता, वो बढ़िया सा चमकता, शानदार। इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता? अभी आएगा बेटा, परेशान क्यों हो रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बल्ब जो था वो ग्लो कर रहा था, तुम भी मार खुशी होकर ताली बजा रहे थे कि यार बड़ा मजा आ गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, काम कर रहा है सेल। इतना समझो पहले जितना समझाया हूं। क्या कह रहा है ये, इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि जितना हमने समझाया, फिर से मैं एक बार जल्दी से क्विकली बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डैनियल सेल बात कर रहे हैं। डैनियल सेल में एनोड का काम जिंक, कैथोड का काम कॉपर करेगा, ठीक है। इधर जिंक का इलेक्ट्रोलाइट, उधर कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मतलब पहले से आयन में टूटे होंगे, लेकिन इधर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Zn2+ में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर Zn2+ ज्यादा हो गए धीरे धीरे Zn2+ में, और थिकनेस कम होती चली जाएगी क्योंकि वो एटम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयन में। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो एनोड से होते 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 कैथोड पे पहुंचे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को देख के Cu2+ ललचा गए और ललचा के वो रिड्यूस हो गए और कॉपर बना दिया, कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, एनोड टू कैथोड, करंट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से था, अच्छा था, बढ़िया था, सब चल रहा था। लेकिन देखा क्या गया कि थोड़ी देर के बाद ये जो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, जो ग्लो था बल्ब का, जो ग्लो था वो बंद हो गया। अब तो बड़ी समस्या भाई, बल्ब का ग्लो बंद हो गया, बढ़िया जल रहा था आराम से, तो बल्ब का ग्लो बंद हो गया। अब क्या करें भाई, ये बल्ब का ग्लो बंद हो गया तो बड़ा दुख की बात है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहां पर आता है शक्तिमान, जिसको हम नाम देते क्या है, सॉल्ट ब्रिज। मतलब सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया जाता है, वो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
अगर सब कुछ ऐसा ही रहता, हम सॉल्ट ब्रिज यूज ना करते, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता कि कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता। क्यों बंद हो जाता? चलो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि बंद क्यों हो जाता। सर आपके कहने से क्या कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता? जरूरी थोड़ी है। चलो देखो क्या क्यों बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसलिए बंद हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ देर के बाद ये होता कि धीरे धीरे, कुछ देर के बाद क्या होता, क्योंकि तुम देखते कि धीरे धीरे Zn2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जा रहा है। Zn2+ का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना अपनी तरफ, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब ये जो Zn2+ ज्यादा हो गया है, ये जैसे Zn2+ ज्यादा हो जाता तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। और उधर क्या हुआ कि Cu2+ जब डिपॉजिट हो गया तो यहां ज्यादा कौन हो गया? SO4 एक्चुअली ज्यादा नहीं हुआ, पहले जितने नंबर थे, पहले जितने Cu2+ थे, जितने SO4 थे, उसके कंपैरिजन में, जैसे पहले हमने कहा 50 जो थे Cu2+ थे, 50 जो थे वो क्या थे? सल्फेट आयन थे। ये तो ऊपर जाके डिपॉजिट होते जा रहे, तो ज्यादा एक तरीके से सॉल्यूशन में कौन है? सल्फेट आयन। तो जब सल्फेट आयन धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो उसमें निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। हो क्या रहा है कहानी में? Zn2+ इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है और SO4 कर रहा है मत आओ, रिपल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा Zn2+ बढ़ता जाएगा समय के साथ, जैसे जैसे Zn2+ इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज कहेगा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, खींचेगा, और उधर सल्फेट आयन इंक्रीज होगा, निगेटिव इंक्रीज होगा, तो निगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। तो Zn2+ जाने से रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को, SO4 आने से रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो क्या हो गया मेरा प्यारा बच्चा? रुक गया। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो स्टॉप हो गया। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहां पर क्या यूज हुआ है? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज कैसे इस प्रॉब्लम को रोकेगा? सबसे पहली बात, सभी लोग ध्यान दो, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप का इन्वर्टेड ट्यूब होती है, एक यू शेप की इन्वर्टेड खाली ट्यूब होता है, जिसके अंदर एक जेल भरा होता है, जिसको हम कहते हैं अगर अगर जेल। ये अगर अगर जेल जो होता है ये एक्चुअली में एक एक्वेटिक प्लांट होता है थाइलोफाइटा फैमिली का, उससे बनता है ये जेल। अब इसके अंदर भरा क्या होता है? जल भरा होता है। सर खाली क्या जल ही भरा होता है इसके अंदर? बस ऐसे जली से मतलब सीधे जल भरा रहेगा क्या इसके अंदर? तो हम कहेंगे केवल जल नहीं भरा होता है, जल तो होता ही है, जल के साथ साथ अच्छा जल रोकने के लिए क्या होता है कि नीचे बह ना जाए तो नीचे तुम देखोगे रिबन उबन लगा देते हैं, कुछ लोग बांध देते हैं, बुक में देखोगे ऐसा डायग्राम हो। मैंने डायग्राम की इमेज इसलिए नहीं यहाँ पे डाली क्योंकि मैं चाह रहा था मैं बनाऊं, धीरे धीरे तुम लोग सीखो कि कैसे डायग्राम बना है। अब इस जल के अंदर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे जैसे इसके अंदर भरा होता है माना KNO3, KCl, ये सब इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। अब ये करेगा क्या? वो उस प्रॉब्लम से दूर कर देगा। अच्छा कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक क्यों गया? क्योंकि Zn2+ लेफ्ट साइड ज्यादा हो गए, दूसरी साइड कौन ज्यादा हो गया? सल्फेट आयन ना, यही तो था। तो ये करेगा क्या? ये समय के साथ साथ जैसे जैसे जब ये करंट रुक जाएगी फ्लो ना, तो ये इधर रिलीज क्या करता रहेगा? ये इधर रिलीज करता रहेगा NO3- और इधर क्या रिलीज करता रहेगा? K+। तो उससे क्या होगा सर? उससे क्या फायदा कि जो NO3- है वो जब आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ था उसने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोका था। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसने रोका था? ये जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था। तो ये जो NO3- आएगा वो इसको न्यूट्रलाइज करना चालू कर देगा, Zn2+ को न्यूट्रलाइज करना चालू कर देगा। जैसे जैसे Zn2+ न्यूट्रलाइज होता रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई है नहीं अब, तो वो फिर से भागना चालू कर देगा। इधर ये K+ आएगा, सल्फेट को न्यूट्रलाइज करना चालू कर देगा, जिससे एक्स्ट्रा ना तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना तो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा दोनों की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो फिर से कंटिन्यूअस वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब जो फिर से था वो फिर से ग्लो हो जाएगा। मतलब जैसे ही सॉल्ट ब्रिज यूज किया तो आपके जो चेहरे की मुस्कान और जो बल्ब का ग्लो था
वो दोनों क्या हो जाएंगे मेरा बच्चा, आ जाएंगे। ये है वर्किंग। किसी को मुझे नहीं लगता है वर्किंग में कोई खास समस्या होनी चाहिए, सिंपल सी वर्किंग है। लेक्चर्स में आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो दोबारा भी। क्या हुआ था, इधर ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2+, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू कैथोड पे आए, इधर Zn2+ ज्यादा हुआ, उधर Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट हो गए, इधर थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, इधर थिकनेस कम होती चली जाएगी। कुछ देर के बाद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की समस्या आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इधर निगेटिव आयन छोड़ेगा, इधर पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि दोनों तरफ चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो सेल प्रॉपर काम करने लगेगा। बहुत कम बोर्ड में ऐसा आया है कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डेनियल सेल एंड एक्सप्लेन द वर्किंग। ऐसा नहीं आता है 5 नंबर में, खुश हो जाना यार वर्किंग तो समझ में आ रही है, थोड़ा समझ में आ गया, लग रहा है 3-4 नंबर इस चैप्टर में खींच लेंगे। आ भी सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 20 से क्वेश्चन कुछ भी ऐसे पूछ ले कि बताओ क्या डायरेक्शन होती है करंट की, क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, क्या यूज होता है सॉल्ट ब्रिज का, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आता है। अब याद रखना कि ये जो दोनों हिस्से थे, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल। मतलब ये जो दोनों कंटेनर हैं, इन दोनों कंटेनर को या दोनों इलेक्ट्रोड में कंबाइंड रूप से हम क्या नाम देते हैं, रिडॉक्स कपल। क्यों रिडॉक्स कपल कहते हैं, क्योंकि एक पे होता है ऑक्सीडेशन, एक पे होता है रिडक्शन, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे, रिडॉक्स कपल कहेंगे। ये पूरी वर्किंग थी, समझ में आ रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कठिन है, सब कुछ आसान है, प्रॉपर समझ में आया होगा। ना समझ में आया, हाँ बोलो रोहित। सर K1A3 डिसोशिएट कैसे हुआ, मतलब सर सॉल्ट ब्रिज? बेटा वो एक्वस देखिए, मैंने क्या कहा, अगर जल है तो वो ऑलरेडी जलिस फॉर्म में है। जलिस फॉर्म का मतलब वो ऑलरेडी K+ और NO3- में ऑलरेडी टूटा हुआ है। जरूरत की समय पे जब कोई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो निगेटिव को खींचेगा भी, और वो खुद कैपिलरी रिएक्शन से थोड़ा थोड़ा मतलब वो थोड़ा थोड़ा खुद नीचे आएगा, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज उसको भी खींचेगा निगेटिव को, जिससे कारण निगेटिव उसकी तरफ खींचना चालू हो जाएगा। जैसे इधर एक्सेस होगा वैसे वो निगेटिव को खींचना चालू करेगा, इधर जैसे ये एक्सेस होगा वो पॉजिटिव को खींचना चालू करेगा। ऑलरेडी वो जेलिस फॉर्म में होने के कारण आयन में पहले से ब्रेक है। क्लियर है रोहित, क्लियर हुआ डाउट? चलो अब आगे देखते हैं। ये तो बहुत ज्ञान की बातें हमने दी, आपको सारा ज्ञान हमने सिखाया कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन होता है, लेकिन मेन क्या है, मेन ये है कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसका क्या रोल है, क्या इसका फंक्शन है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है, इसलिए मैंने अलग से हेडिंग बनाई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। सॉल्ट ब्रिज क्या होता था ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर सॉलिड पेस्ट या जेल होता है, अगर जेली कहते हैं उसको। इसके अंदर KCl, KNO3 या अमोनियम क्लोराइड होता है। एक पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं CQ, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में, क्या आ जाता है, कुछ ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि व्हाई वी कैन नॉट यूज NaCl into the सॉल्ट ब्रिज। भाई जब हम इलेक्ट्रोलाइट इतना ज्यादा देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में NaCl तो ज्यादा पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट नमक तो हर जगह पाया जाता है, तो NaCl को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं भाई, NaCl यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम थी, NaCl क्यों नहीं हम यूज कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान, नहीं बता रहा हूं, एक बात यहाँ पर ये याद रखना कि एक्चुअली में जो हम ओनली दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी यूज, केवल वही इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं जिसमें कैटायन, जो कैटायन होता है, एंड एनायन, जिसमें जो कैटायन एंड एनायन का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेट क्या हो, सेम हो, जिसमें जो कैटायन और एनायन होता है इनका साइज लगभग सेम। देखो K+ और NO3- दोनों का साइज सेम है। सर साइज सेम होने से क्या होता है,
उससे जो मोबिलिटी रेट है, मोबिलिटी रेट मतलब उनके मूवमेंट करने का जो रेट होता है सेम होता है दोनों का। मतलब जितनी स्पीड से उधर K प्लस आएगा उतनी स्पीड से उधर NO3 माइनस आएगा। मतलब यूनिफॉर्मली दोनों तरफ चार्ज को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन NaCl क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या लिखोगे? इन दिस साइज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आर डिफरेंट, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। आगे वही लाइन लिख सकते हो, वी कैन ओनली यूज, हम केवल हम केवल उसी को यूज कर सकते हैं जिनमें जो साइज होता है किसका, कैटायन का एंड एनायन का, वो लगभग सेम हो। ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? जिसमें कैटायन एनायन का साइज लगभग क्या हो, सेम। इसीलिए NaCl हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है एग्जाम में। मैं हर एक वो चीज सिखा रहा हूं जिससे आपके नंबर कभी ना कटे और आप पूरे नंबर पाओ। इसके बावजूद भी अगर ना सीख पाओ बेटा तो कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये है कि हाँ शिवांगी सर ये फिर से बता दीजिए क्वेश्चन। क्यों? सर समझ नहीं आया। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। और वैसे भी दोबारा बताने का मतलब नहीं, लेक्चर देखा करो दोबारा उस जगह पे जाके, ठीक है। केवल वो चीज पूछा करो जब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मन में आए। दोबारा क्या तुम 10 बार इसको देखो, कौन सा प्रॉब्लम है उसमें? चलिए फिर से समझा रहा हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे केवल और केवल वो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं जिस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन का साइज और एनायन का साइज सेम होगा। यहां पे देखो सेम साइज होने से ये फायदा होता है कि सेम साइज है तो मोबिलिटी रेट सेम होती है। देखो साइज से रेट मोबिलिटी का तो फर्क पड़ता है। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट करने का रेट। मूवमेंट करने के रेट का क्या मतलब? कोई तेजी से मूवमेंट करेगा, जब बड़ी चीज होगी तो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा ना। तो जब दोनों का साइज बराबर होगा तो दोनों तरफ क्या होंगे, एक सेमी स्पीड से आएंगे। जब दोनों एक तरफ सेमी स्पीड से आएंगे तो एक यूनिफॉर्म तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे। जितनी तरीके अच्छे से जिस स्पीड से इधर न्यूट्रलाइज करेंगे उसी स्पीड से इधर न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अच्छे से सेल काम करे इसके लिए यह भी जरूरी है कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो दोनों तरफ इक्वल पोर्शन में होना चाहिए। और वो तब पॉसिबल है जब अपोजिट आयन इक्वल रेट से आए। इक्वल रेट का मतलब मोबिलिटी रेट दोनों का सेम हो, और मोबिलिटी रेट कैटायन एनायन का तभी सेम हो सकता है जब साइज बराबर हो। तो इसी वजह से हम केवल वो इलेक्ट्रोलाइट देखो यूज कर रहे हैं जैसे KCl, KNO3 या अमोनियम क्लोराइड, जिनके साइज का कैटायन और एनायन के साइज का, जो कैटायन और एनायन है उन दोनों का साइज लगभग सेम होता है, वही केवल यूज करते हैं। NaCl में ऐसा नहीं होता है। NaCl में जो Na प्लस है और Cl माइनस है उन दोनों का साइज बहुत अंतर है, इस वजह से इसको यूज नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही लो सभी लोग। कोई भी स्कूल कहीं भी हर जगह पे मे बी इवन कंपटीशन में मे बी ये पॉइंट कहीं जरूरत पड़ जाता है। फिर रोल क्या होता है, क्या रोल है सॉल्ट ब्रिज का? तो सॉल्ट ब्रिज के कुछ रोल हैं। देखो क्या रोल है। पहला रोल, सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ये सर्किट को कंप्लीट करता है। आप ऐसे बोल सकते हो इट कंप्लीट द इनर सर्किट। आप इनर सर्किट जो देख रहे थे, इनर सर्किट उसको क्या कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था। ठीक, इट कंप्लीट द इनर सर्किट। पहला काम कि भैया ये जो इनर सर्किट है, इनर सर्किट उस इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। बात नंबर 1। दूसरा, ये पॉइंट और अच्छा है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यही तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जिससे वो प्रॉब्लम दूर हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी? पॉजिटिव चार्ज एक तरफ ज्यादा, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यूज किया जाता है। एक एप्लीकेशन और है, मैं उस एप्लीकेशन को इधर थोड़ा समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक एप्लीकेशन और है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकता है, अदरवाइज मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एक एप्लीकेशन और है, मैं वो एक एप्लीकेशन और लिखना चाहूंगा। एप्लीकेशन नंबर C, इट प्रिवेंट, इसमें लिखा नहीं लेकिन याद आ गया तो बता दे रहा हूं। इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कभी कभी स्कूल में ये बताते नहीं है वाला पॉइंट, लेकिन मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एग्जाम में आए तो एक ही नंबर का आएगा, 2 ही बहुत है। कंप्लीट द इनर सर्किट, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना।
इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस बात का क्या मतलब है? देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं बैक में जाके समझा रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है मेरा प्यारा बच्चा, कि इसमें इस वाले में जैसे माना जेल वेल तो चलो भरा हुआ है, सब कुछ है, सब हम समझ गए, सब कुछ है। इसमें एक समस्या ये आने लगती है कि धीरे 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 उधर जहां पर ये दो लिक्विड मिलते हैं, दो लिक्विड मिलने का मतलब क्या, कि चूंकि आयन ज्यादा हो गए थे, अब आयन ज्यादा हो गए तो कौन ज्यादा हो गया था? Zn2+। तो आयन कैपिलरी एक्शन से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, कैपिलरी एक्शन के कारण जब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो आयंस कुछ ऐसे चले आएंगे, Zn2+, 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 मतलब वो खुद न्यूट्रलाइज होने के लिए एक तरीके से आते हैं, सॉल्ट ब्रिज के पास वो खुद न्यूट्रलाइज होने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ ये लिक्विड पार्ट में थोड़ा थोड़ा लिक्विड के साथ में चढ़ता है, आयन थोड़ी केवल चढ़ पाएंगे, वो पूरा का पूरा लिक्विड आयन को लेके साथ में कैपिलरी एक्शन से चढ़ता है। और इधर कौन? Cu2+, इधर कौन? Cu2+। ये आकर एक बीच में मिलते हैं, आके जहां बीच में मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब ही यही है, जहां पर मिले। तो होता क्या है कि जब दो अपोजिट आयन, एक तरफ इधर देखो पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, जहां पर दो लिक्विड मिलते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो वहां पे क्रिएट क्या होने लगता है? अच्छा मैं थोड़ा गलत बोल गया, क्या गलत बोल गया? इधर Cu2+ नहीं आएगा, SO4 - बिल्कुल सही, क्योंकि SO4 ही तो ज्यादा हो गया था, तो इधर क्या आया? SO4, एक तरफ SO4, एक तरफ क्या आया? Zn2+, एक तरफ SO4, एक तरफ क्या आया? Zn2+। जहां दोनों लिक्विड मिलेंगे उस जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है ये अपोजिट होता है टू द बैटरी, ये जो पोटेंशियल होता है ये अपोजिट होता है टू द बैटरी। ये बैटरी जो था, या जो एक्सटर्नल पोटेंशियल था, जो बैटरी के थ्रू क्रिएट हो रहा है एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसके अपोजिट होता है। मतलब हम चाहेंगे कि यार इसके थ्रू पोटेंशियल कुछ क्रिएट हो, हम यूज कर पाए उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसके अपोजिट क्रिएट होता है। मतलब तुमने पढ़ा होगा 10th में यार कि एक माना बैटरी कोई ऐसी है, या फिजिक्स में पढ़ा होगा ये 15 वोल्ट की है, एक अपोजिट है माना कोई इसी में एक 5 वोल्ट की है, तो टोटल रिजल्टेंट 10 बचता है, तो पोटेंशियल वो कम कर देता है। तो हम क्या चाहेंगे कि भैया वो पोटेंशियल कम ना हो, हम उस लिक्विड लिक्विड को जंक्शन मिलने से रोकेंगे जिससे वहां पर पोटेंशियल क्रिएट ना हो। तो सॉल्ट ब्रिज ये भी काम करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि उसका जो NO3 आया था वो इसको सीधे भगाते, न्यूट्रलाइज करते हुए नीचे आता है, कट 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 कट, ये इधर से न्यूट्रलाइज करते हुए आता है, कट 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 ऐसे। तो सॉल्ट ब्रिज का एक और फायदा कि सॉल्ट ब्रिज यूज करने से ये दो लिक्विड जो होते, खाली का ट्यूब यूज करते तो खाली ट्यूब यूज करने से बहुत नुकसान हो जाता, तो खाली ट्यूब की जगह पर सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रोलाइट, वो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट होने से रोकते हैं। वही देखो लिखा है, प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, कोई भी मैंने कठिन चीज अभी तक नहीं सिखाई है। जितनी भी चीज सिखाई है उसने मुझे लगता है सब समझ में आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज मैंने सिखाया, और इसका प्रेजेंटेशन समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इस चीज को समझा देता हूं, बस इसके बाद मैं आपको फ्री कर देता हूं। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एनोड, वैसे भी लेफ्ट की तरफ एनोड होता है, दो लाइनें कैथोड। याद रखना कोई पूछे कि ये दो लाइनें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो लाइनें रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। और कभी कभी सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो साइड में लिख दिया जाता है, जितना सेल पोटेंशियल है वो साइड में लिख दिया जाता है। और अगर कोई आयन है उस आयन का कंसंट्रेशन होता है तो कंसंट्रेशन को भी लिख दिया जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? डैनियल सेल का। क्यों भैया ये डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि लेफ्ट की तरफ कौन था? एनोड। लेफ्ट की तरफ कौन लिखा था? एनोड। और राइट साइड में कौन था? कैथोड। एनोड पे देखो कौन है? जिंक। तो एनोड पे जिंक है तो भैया ये जिंक हो गया। कैथोड पे क्या है? तो एनोड पे जिंक था, ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीडेशन करके Zn2+ बना देगा। कैथोड पे Cu2+ रिडक्शन करके कॉपर बना रहे थे। तो यही तो प्रेजेंटेशन आएगा। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? Zn2+ में। और जो Cu2+ थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? Cu में। इधर ऑक्सीडेशन तुम रिप्रेजेंट करते हो, इधर रिडक्शन रिप्रेजेंट करते हो।
बीच में सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से ये जो बीच की लाइन है वो सॉल्ट ब्रिज होती है। एक बात समझना, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख करके पूरी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे मैं अगर इस सेल को देखूं तो हमें इक्वेशन कैसे लिखूंगा, एनोड की इक्वेशन लिखेंगे कैसे, एनोड पे देखो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2, ठीक। इसी तरीके से जो कैथोड है, अगर हम उस कैथोड पे जाएं तो कैथोड पे कौन है, Cu2+। मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं फिर से। कैथोड पे कौन है मेरा प्यारा बच्चा, Cu2+, और वो Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर देखो आप Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। एनोड उधर हो गया, कैथोड इधर हो गया। इसमें जो Cu2+ है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। दोनों को जोड़ा, जैसे जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देखो इक्वेशन पूरी बना ली। आगे चल के ये चीज बहुत जरूरत पड़ेगा, इसलिए यही सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन यहां सिखाया हूं तो यहीं पे चीज सिखा रहा हूं। अगर माना कोई प्रेजेंटेशन थोड़ा दूसरे तरीके से आ जाए, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, जैसे मैंने लिखा ऐसे, मैंने लिखा एल्युमिनियम टू Al3+, यहां पर हमने लिख दिया Mg2+ टू Mg, ऐसे लिख दिया हमने कोई, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो एनोड पे कौन है, एनोड पे है एल्युमिनियम, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Al3+ में, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कैथोड पे कौन है, कैथोड पे है Mg2+, क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बना क्या रहा है, Mg। जोड़ दो दोनों को। बस जोड़ते समय क्या ख्याल रखना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। नहीं इक्वल है यार, आप क्या करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 और 6, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 और 3, जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। इक्वेशन देखो क्या निकल के आई, 2Al + 3Mg2+, ग्यू क्या दे रहा है, 2Al3+ प्लस क्या दे रहा है, 3Mg। और जितने इलेक्ट्रॉन तुम कट करोगे आगे चल के ये n की वैल्यू पड़ जाएगी। मैं आगे सिखाऊंगा n क्या होता है, n फैक्टर आएगा कुछ आगे चल के, वही जो कट कर रहे हो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, आगे चल के जरूरत पड़ेगा। मैं अब लगभग आज का लेक्चर आपका इतना सफिशियंट है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर करता हूँ, क्या क्या डाउट हैं वो सारे क्लियर करता हूँ। बाकी आज का लेक्चर कंप्लीट है।